नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। समान नागरिक संहिता पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जमीयत उलमा ए हिंद ने हाई कोर्ट में दायर की है याचिका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई कोर्ट में स्टे की मांग भी की गई है और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील भी सामने आई है। राज्य सरकार को यूसीसी से लागू करने का अधिकार नहीं, संविधान की सर्वोच्चता खत्म करने की साजिश की जा रही है। मौलाना अरशद का यह बड़ा बयान सामने आया है। अन्य समुदाय के लोग भी गए कानून के खिलाफ हाईकोर्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी निशाना इस पर साधा है और उन्होंने कहा है कि राज्य को कोई हक नहीं है कि वो यूसीसी लागू करे। और साथ ही मौलाना अरशद का भी ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संविधान के सर्वोच्चता खत्म करने की ये साजिश की जा रही है। हालांकि अन्य समुदाय के लोग भी इस कानून के खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं। तो जमीयत उलमा ए हिंद ने हाई कोर्ट में स्टे की भी मांग की है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की चीजें अब नजर आने लगी हैं? क्योंकि यूसीसी तो लागू हो गया, लेकिन अब विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल। देखिए, उत्तराखंड में लागू संहिता को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के ने इसका कानून को उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई को लेकर के जिस तरह संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि राज्य सरकार को यूसीसी लागू करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 25 का उल्लंघन बताया और कोर्ट में इस पर 10 साल रोक लगाने यानी स्टे की मांग की है। देखिए, राज्य सरकार ने इसको लेकर के समय मांगा। 1 अप्रैल को लेकर अगली सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। उत्तराखंड सरकार ने अधिवक्ता के जवाब देने के लिए समय जिस तरह से मांगा है और कोर्ट अगली सुनवाई 1 अप्रैल को करेगी और वहां पर देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह से कपिल सिब्बल ने कहा कि यूसीसी इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए इस पर स्टे देना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर कानून के तहत किसी पर कोई कार्रवाई होती है तो वह व्यक्ति कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। तो देखने वाली बात है कि आखिरकार अब कोर्ट किस तरह की सुनवाई करता है और क्या स्टे मिल पाता है, नहीं मिल पाता, क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि लगातार इसको लेकर के विपक्ष भी हमलावर हो रहा है और जमीयत उलमा हिंद की ओर से अब जिस तरह से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपनी दलील पेश की है, तो देखना होगा कि उस दलील को किस रूप में जो है कोर्ट लेती है और अगली सुनवाई पर आखिरकार किस तरह का निर्णय लिया जाता है। जी योगेश, ऐसे में अभी तक यूसीसी जब से लागू हुआ है, किस तरह के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी लगातार जारी है? कितने रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार रजिस्ट्रेशन को लेकर के मांग सामने आ रही है, आखिरकार जो है 6-5 रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हो पाए हैं और उनमें से एक लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी मिल गई है। वो कपल एक साथ रहने के लिए उनको मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इसमें प्रावधान की अगर बात करें तो काफी लंबा प्रावधान है। जिस तरह से 16 पेज का फॉर्म बनाया गया है, उसमें फॉर्म को भरना होगा, उसमें सभी जानकारी अंकित करनी होगी, किसके साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, आखिरकार वो आने वाले कल में क्या विवाह भी करेगा नहीं करेगा, उसकी प्लानिंग क्या है, और साथ ही वो पहले से रिलेशनशिप में है या नई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो तमाम तरीके के प्रावधान हैं कि आप किस समुदाय से आते हैं, किस जाति से आते हैं, उस समुदाय के जो चाहे वो मौलाना हो, हिंदू हो, तो क्या पंडित हो, तो उनके तमाम सर्टिफिकेट उसमें अंकित करने होंगे। तो यानी कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद पूरी जांच होती है खुफिया तंत्र के द्वारा और उसके जांच के बाद जो है इस तरह की मंजूरी मिल रही है। तो अभी तक एक ही रजिस्ट्रेशन को कपल को मंजूरी मिल पाई है रजिस्ट्रेशन करने के बाद। इस तरह देखा जाए 5 को हुआ है। लेकिन हालांकि जिस तरह से इसमें जो है हाई कोर्ट में जिस तरह से अपील की गई है, उस अपील में कहा गया है कि ये भेदभावपूर्ण अधिकार है, जनजातियों को इस कानून से अलग रखा गया है। तो इस तरह के तमाम जिस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं कि ये कानून जो है मुसलमानों की सामाजिकता और धर्म की पहचान को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। तो इस तरह के जो आरोप है उन पर आरोप पर अब विचार चल रहा है और अब देखना है कि अगली सुनवाई में राज्य सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखती है और आखिरकार कोर्ट क्या निर्णय लेती है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर, खानपुर से पूर्व विधायक चैंपियन की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर खानपुर से पूर्व विधायक चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई है। जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उनका इलाज भी जारी है और 27 जनवरी को हरिद्वार जिला न्यायालय ने उन्हें जेल भी भेजा था। विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर चैंपियन ने फायरिंग की थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब उनकी तबीयत भी बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ने के बाद अब
उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का ये मामला भी सामने आया है? किस तरह की मतलब क्या उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है अभी जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है उनको? आज जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसके बाद उनको देर रात इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि उनको दस्त और पेट से संबंधित शिकायत जो है उनको मिल रही थी लगातार। हमने देखे कि जब पहले दिन उनको कोर्ट में पेश किया गया था, यानी कि 27 जनवरी को जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था, तब भी उनका बीपी हाई हो गया था। यहाँ पे जो उनके अधिवक्ता थे उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि उनको इलाज के लिए एम्स में भेजा जाए, लेकिन यहाँ कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। उनको ये कहा गया था कि इलाज उनका यहीं जिला अस्पताल से कराया जाएगा। आज फिर ये जानकारी सामने आई कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी देर रात, जब उनको यहाँ पे जो है जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वार्ड नंबर 1 में उनको शिफ्ट किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी डॉक्टरों का कहना है कि पहले से ज्यादा सुधार उनकी तबीयत में बताया जा रहा है। उनका बेटा और उनकी जो पत्नी थी वो अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। मीडिया के सामने बिल्कुल आने से साफ इनकार कर दिया। और जो समर्थक है वो भी अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जी मनोज, लंबे समय से जेल में भी बंद है और ऐसे में अचानक से तबीयत बिगड़ जाना, और क्या किसी डॉक्टर से आपकी बातचीत हो पाई है कि आखिर क्या कुछ वजह रही तबीयत बिगड़ने की, या फिर किस तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की जानकारी भी मिली थी, उनको दस्त और पेट से संबंधित शिकायत बताई जा रही थी। हमने देखे कि उनको लगातार जो है जेल में रखा गया था। हालांकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया था। उनके अधिवक्ता के द्वारा जमानत याचिका पेश की गई थी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया गया था। अब उनकी जो तबीयत है वो यहाँ पे बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि डॉक्टर या फिर पुलिस प्रशासन के कोई भी अधिकारी इस पे कुछ भी कहने से भी बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब उनको हॉस्पिटल से रिलीज किया जाएगा और वापस उनको जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड जन विकास मंच ने हरिद्वार जिला अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया है और इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मंच ने दिलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट और थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से निवेशकों का धन वापस न किए जाने पर गहरी नाराजगी भी जताई है। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि समिति के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से धनराशि इकट्ठा की थी, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 से समिति को अचानक बंद किया गया है, जिसके चलते निवेशकों को अपने धन के डूबने का डर भी सता रहा है। ज्ञापन हमने श्रीमान जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी उन और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें एलएससी कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का लगभग 600-700 करोड़ के आसपास निम्न इस तरह के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है। जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो सीएमडी हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पे जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसी की मांग को लेकर के हमने जो है अभी, क्योंकि ये तहसील स्तर पे कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी चल रहे हैं, तो ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। और हमारी मांग इसमें यह है कि ईडी और जो है सीबीआई और जो इससे संबंधित जो है इकोनॉमिक ऑफेंस देखने वाली एजेंसी है वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि निवेशकों को पैसा। आगे की रणनीति हर तहसील स्तर पे हमारे प्रदर्शन चलेंगे और जो भी कोई अगर समस्या आती है उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और बाकी अभी जो है हम हो सकता है कि जो हमारे कानूनी विकल्प हैं वो हमारे लिए खुले हुए हैं। लगभग मुझे लगता है कि ये 600-700 करोड़ से कम का नहीं होगा। पहले हम 200 करोड़ के अंदर मान रहे थे, मगर उत्तराखंड में 600-700 करोड़ से ऊपर ही जा सकता है। अभी हमारे पे पूरा डाटा नहीं आ पाया है, जितना आ रहा है हम उसको जो है इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि एक एक निवेशकों को पैसा निकल। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, और अब जिस तरह से ज्ञापन भी सौंपा है क्या कुछ मांग की जा रही है?
इसको लेके विशाल उत्तराखंड जन विकास मंच के जो पदाधिकारी थे वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ विभाग पहुंचे। जिला अधिकारी कार्यालय पर उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया। जो जानकारी मिल पाई बताया गया है कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा कुछ ब्रांचें उत्तराखंड में खोली गई थी, जिसपे यहाँ पे आरडी और एफडी के माध्यम से लोगों का पैसा जमा किया जाता था। उसमें करीब यहाँ पे 30 से अधिक ब्रांचें उत्तराखंड के अंदर खोली गई थी और यहाँ अचानक से 29 अक्टूबर 2024 को ये समिति के जो तमाम कार्यालय थे, जो शाखाएं थी, वो यहाँ पे बंद कर दी गई। जो ऑनलाइन पोर्टल थे जिसमें तमाम स्टेटमेंट जो अपने खाते का विवरण था वो जान सकते थे यहाँ पे जो ग्राहक थे, निवेशक थे, लेकिन अचानक से वो भी यहाँ पे बंद कर दिया गया। जिसके बाद यहाँ पे जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग थे उनको ये डर था कि उनके साथ में एक बड़ा घोटाला किया गया। यहाँ पे जो ये सोसाइटी थी वो उनका पैसा लेके यहाँ से फरार हो गई है। हालांकि अब मुख्यमंत्री के नाम और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह के नाम एक ज्ञापन भेजा गया है जिला अधिकारी के माध्यम से। उन लोगों ने साफ कह दिया कि अगर उनका पैसा डूबता है तो यहाँ पे एक उसकी जांच की मांग भी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि ईडी और सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी इस पूरे मामले में खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा घोटाला है जिसमें यहाँ पे लाखों लोगों का जो पैसा था वो उसमें फंसा हुआ है। यहाँ पे जो लोग थे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनके द्वारा जानकारी दी गई है कि करीब 600 करोड़ से अधिक उत्तराखंड में घोटाला किया गया है और ये एक बड़ा स्कैम है जिसको लेके यहाँ पे उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिला मुख्यालय में ऊर्जा निगम की ओर से बिजली लाइनों को भूमिगत करने का काम जारी है, जिसके पूरा होने के बाद नगर क्षेत्र के लोगों को तार के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर 17.56 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू भी कर दिया है। आप जो हमारा जो प्रोजेक्ट है 17,56,00,000 का है और इसमें ये हमारा 4 किलोमीटर 11 की भी और 4 किलोमीटर एलटी का आगे करना है और ये कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी ऑफिस से जो गोरल चौड़ है मैदान में, वहाँ हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और हमारा वो है रिलायंस मार्ट से जीआईसी चौक तक हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और 1 किलोमीटर का सेक्शन हमारा जो है कनल गाँव में वहाँ होना है। और इस काम को करने के बाद जो हमारी 11 की एलटी लाइन जो तारों का जंजाल है उससे वो लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और सुविधा रहेगी। लोहाघाट के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चोड़ में इंटरमीडिएट बोर्ड के बच्चों का इस दौरान विदाई समारोह का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें कक्षा 11 की छात्राओं की ओर से तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षार्थियों का स्वागत किया गया है। इस मौके पर छात्राओं ने विदाई गीत भी प्रस्तुत किया। साथ ही परीक्षा प्रभारी ब्रजेश सिंह ढेक ने विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा से संबंधित अहम जानकारियां भी साझा की हैं। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़, जो कि राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला हमारा विद्यालय है, आज बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कक्षा के द्वारा 12th के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। साथ ही छात्राओं द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत किया गया। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश ढेक जी द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से हाई स्कूल की और 22 फरवरी से इंटरमीडिएट की आरंभ हो रही हैं। उसके संदर्भ में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आज विदाई विद्यालय परिवार द्वारा दी गई और बोर्ड परीक्षा के लिए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल में ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं और ऐसे में झीलों में नौकायन का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आते हैं और बड़ी संख्या में इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि नाविक जोर शोर से नाव बनाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी में जुटे नैन सिंह चौहान के अनुसार नाव तून और शीशम की लकड़ी से बनाई जाती है। नाव के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोककर उसे और मजबूत बना दिया जाता है। ये इस समय हम आप सीजन की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरा बोटों का जो है रंग रोगन का कार्य होगा। जिसकी बोट में रिपेयरिंग है, बोट ख़राब हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग होता है।
कोई अपनी बोट पुरानी डैमेज करके नया बोट बनवाना चाहता है तो नया बन जाती है। ये नई बोट बनाई जाती है, इसमें तून और शीशम की लकड़ी का यूज होता है। इसमें पूरी कॉपर की कीलें लगती हैं जिसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें कॉपर की कीलें लगाई जाती हैं। और इस बोट की लाइफ नया अगर आप बनाएंगे तो लगभग 15 साल इसकी लाइफ होती है। बोट पूरी तैयार होगी तो इसमें फिर अलसी का तेल लगाया जाता है जिससे लकड़ी मजबूत हो, और उसके बाद इसमें पोटीन किया जाता है। पोटीन के बाहर से फिर इसमें सिंथेटिक क्लियर वार्निश किया जाता है जिससे बोट बिल्कुल शाइनिंग करे और लकड़ी ख़राब ना हो और पानी ना दे। सर पर लेक से उठाई जाती हैं, 2-3 दिन सुखाई जाती हैं, उसके बाद प्रोटीन तेल वार्निश कर के एक हफ्ता 10 दिन सुखाई जाती है बढ़िया करके, उसके बाद लेक में डाली जाती हैं, उसके बाद इसमें बोटिंग कराई जाती है। सर क्या फ़ायदा होता है ये बोटिंग और ये वार्निश का? इससे लीकेज नहीं होती है बोट में, बोट की लकड़ी ख़राब नहीं होती है, आराम से 10-15 साल चल जाती है। सर हर 6 महीने में, साल में 2 बारी इसमें प्रोटीन वार्निश तेल करना पड़ता है। इसको सूखने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है। सर पूरा उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा माना जाता है कि इसके साथ जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जाएंगी। हर साल करोड़ों रुपए की वन संपदा राख में बदल जाती है, लेकिन इस बार हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन आरक्षी हड़ताल पर बैठ गए हैं। इतना ही नहीं, कई जिलों में तो वन बीट अधिकारी भी हड़ताल पर हैं। लिहाजा सवाल ये है कि जंगल के रखवाले ही ड्यूटी पर नहीं होंगे तो जंगलों की सुरक्षा कौन करेगा? उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और हर साल पहाड़ों में आग लग जाती है। उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और इससे पहले उत्तराखंड वन बीट अधिकारी और वन आरक्षी संघ ने हड़ताल शुरू कर दी है। वन आरक्षी लंबे समय से वर्दी में संशोधन कर एक स्टार जोड़ने, 10 साल से अधिक सेवा देने वालों को प्रमोशन और अन्य विभागों की तर्ज पर 13 महीने का वेतन देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार और वन विभाग से बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वन आरक्षियों को वन विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, जो विषम परिस्थितियों में भी 24 घंटे जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन इस बार उनका धैर्य जवाब दे चुका है और वे धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है और हर साल की तरह इस बार भी जंगलों में भीषण आग लगने की आशंका है। लेकिन जब जंगल के रखवाले ही हड़ताल पर होंगे तो उस आग को बुझाएगा कौन? देखिए, हमारी वन आरक्षी संघ की कई सालों से विगत 10 साल से बहुत सारी मांगे चल रही थी, जिसके लिए हमने बहुत सारे पत्र भेजे, बहुत निवेदन किया, बहुत अनुरोध किया सरकार से, शासन से, वन विभाग के उच्च अधिकारियों से। बार बार हमारी अनदेखी होती रही, जिसके बाद हमें क्रमिक अनशन कर रहे थे। प्रांतीय कार्यकारिणी ने आह्वान किया था कि सभी अपना कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी रामनगर वन प्रभाग, तराई पश्चिम वन प्रभाग, कॉर्बेट आदि मांगों को लेके, हमारे बहुत सारी मांगे थी, जिसमें प्रथम मुख्य मांग थी एक प्रमोशन को लेके। नए, जैसे आपने देखा होगा वन दरोगा के नई भर्ती हुई है, पर पुराने जो लोग थे, जो वर्षों से मेहनत करते हुए जंगल में आ रहे हैं, पहले संविदा में काम किए, फिर पक्के हुए, उसके बाद भी उनकी अनदेखी, ना प्रमोशन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हमारी मांग थी जो 2018 में इन्होंने नियमावली संशोधन करा था, तो उसको दोबारा वापस लेकर 16 वाली जो नियमावली है उसको लागू करा जाए। हर साल जंगलों की आग से करोड़ों की वन संपदा तो नष्ट हो ही रही है, साथ ही वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की जान पर भी बन आती है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ जंगलों की आग का नहीं, बल्कि उन कर्मचारियों के भविष्य का भी है जो दिन रात जंगलों की सुरक्षा में लगे रहते हैं। रामनगर में सरजीत सिंह, जो पिछले 13 सालों से इसी पद पर कार्यरत हैं, बताते हैं कि वन आरक्षी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 4 साल से मांग पत्र सौंपे जा रहे हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। अब जब हालात बेकाबू हो चुके हैं तो मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। नहीं, हमने धरना प्रदर्शन तो आज 13 तारीख से किया है। इससे पहले हमें आज 5-6 दिन हो गए लगातार फीता बांध करके हमने अपना रोष व्यक्त किया काला कि हमारी मांगे को पूरा किया जाए। और सरकार से जो है हम आज से मांग नहीं कर रहे हैं, लगभग 3 साल 4 साल से लगातार मांग पत्र दे रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है। इसके बावजूद अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। आप बताइए, ऐसी स्थिति में जब वन कर्मचारी जो है
जिसको 13-13, 14-14 साल से हम लोग एक ही वेतन पे कार्य कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट भर्ती करिए। इसके साथ साथ आप जो पूर्व में जो वन आरक्षी भर्ती कर रखे हैं, जिनको 10 साल हुए हैं, कार्य पूर्ण हो गया 10 साल सेवा में, उनका प्रमोशन करिए। प्रमोशन नहीं है तो जिन कर्मचारियों को आपने पे स्केल आपने वेतन करना है, एसीपी का लाभ है, एसीपी का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों? अगर आपके पास पद खाली नहीं है वन दरोगा के, तो कम से कम ऐसे कर्मचारियों को आप एसीपी का लाभ देने में क्यों पीछे हट रहे हैं? इधर अल्मोड़ा में वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर वन बीट अधिकारी संघ ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और पूरी मांगे न होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। हमारी वैसे तो मांगे बहुत सारी हैं, पर प्रमुख रूप से हमारी जो है 3 मांगे हैं अभी। एक तो 2016 जो नियमावली है, हम चाहते हैं कि उसकी वापसी हो, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि एक वन आरक्षी जो है एक बहुत तरह से जो है एक साइंटिफिकली और टेक्निकली काम करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे कंधे पर जो है एक स्टार लगना चाहिए। और तीसरी जो मांग है, जिन साथियों को हमारे जैसा कि वन आरक्षी में क्या होता है कि जिसको 10 साल हो जाते हैं तो उसका प्रमोशन का प्रावधान है, तो हम चाहते हैं कि जिन भी हमारे साथियों को 10 वर्ष हो गए हैं तो उनका जल्द से जल्द पदोन्नति हो। चंपावत जिला मुख्यालय में वन विभाग कार्यालय के बाहर वन बीट अधिकारियों ने लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जल्द मांग पूरी न होने पर प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वन बीट अधिकारी वन आरक्षी संघ के जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह रावत की अध्यक्षता में सभी वन बीट अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि पदोन्नति समेत कई मांगों को लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रभाग स्तर के शाखाओं के द्वारा अपनी ज्वलंत समस्याओं और ज्वलंत मुद्दों पे ये धरना प्रदर्शन कार्य बहिष्कार किया गया है, जिसमें प्रमुखतः वर्ष 2016 की नियमावली को पुनः लागू करना व अन्य राज्यों की तर्ज पे वन बीट अधिकारी को 1 स्टार देना तथा पदोन्नति प्रत्येक सत्र में प्रमुखतः होनी चाहिए। और इस आंदोलन की जो रूपरेखा पूरे प्रदेश से तय की गई है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यही धरने और कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आंदोलन के कारण 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन पर असर पड़ सकता है। वक्ताओं ने 2016 की नियमावली को फिर से लागू करने और वन आरक्षी के कंधे पर 1 स्टार लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन आरक्षियों पर होती है, इसलिए इनकी मांगों को अनदेखा करना सही नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि वन आरक्षी संघ के साथ ही वन बीट अधिकारी संघ भी हड़ताल पर है। जाहिर है, अगर यूं ही हड़ताल चलती रही तो विभाग को आगे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।